हेलो एवरीवन, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो थीम है वो बीएड डीएलएड के तो स्टूडेंट्स के लिए है ही, लेकिन हमारे यहाँ केवल वही सेलेक्टेड टॉपिक्स को लाया जाता है जो कि आपको किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं या फिर बिहार एस टेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस आपके लिए नहीं लाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं छोटे से छोटे वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ जिसमें कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन कर सके और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। आपको मैं यहाँ थ्योरी में केवल इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और एक थ्योरी में कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आने होते ही होते हैं, तो बस मैं उन्हीं थ्योरीज़ को आपके लिए लाने वाली हूँ। और बाद में अगर टाइम मिलता है तो बीएड एंड डीएलएड के सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। बट यहाँ अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में एसटीईटी का अभी बहुत ज़्यादा विवादित है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, तो उसके लिए तो नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं उनके लिए केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम ज़्यादा फोकस इसके पास करेंगे ताकि आप लोगों का पेडागोगी और हिंदी, मैंने 2 पार्ट्स यहाँ लिया हुआ है। और हिंदी में अभी फ़िलहाल मैं केवल ग्रामर के ट्रिक्स को ही आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है और हम सीडीपी को भी कवर करेंगे अपने पेडागोगी के अंतर्गत ही। तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें कि आपको सीडीपी और बाकी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड से हो गए क्वेश्चंस वो सारे के सारे थ्योरीज़ आपको उसमें मिलेंगे और बीच बीच में उसमें भी ट्रिक्स जहां पॉसिबल होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पे शिक्षण विधियों के ऊपर। तो आखिर शिक्षण विधि कहते किसे हैं? ओके, तो शिक्षण विधि जो है वो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल होता है। युक्तियाँ किसी भी विधि का अंग हो सकती हैं पर वो संपूर्ण विधि नहीं होती है। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है, इसीलिए हम युक्ति को संपूर्ण विधि नहीं मान सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अपने शिक्षण विधियों के पास, जिसमें सबसे पहले है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। इसमें पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उनकी जांच या पुष्टि करने के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों को कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। और पहली विधि में निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। और ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर? अब हमारा जो दूसरा विधि है वो है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। और इस विधि में पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का जो ढंग है, यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने में पहले वर्णमाला सीखते हैं, तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाया जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी विधि है वो है वस्तु विधि। तो शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें ब्रह्म संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें नेत्र प्रमुख है और किसी
वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसलिए आरंभ से विषय वस्तु का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन, उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्र के सम्मुख 3 गोलियां रख दी जाती है, फिर उसमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिनते हैं, तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। क्लियर। अब चलते हैं अपने चौथे विधि के ऊपर। तो चौथी जो विधि है वो है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। क्लियर। यहाँ तक हमारी 4 विधियाँ समाप्त हो गई हैं। अब आती है 5वीं विधि, जो कि है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। तो वस्तु एवं दृष्टांत विधि से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चे कुछ कुछ अनुमान करने के साथ साथ उनमें अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी की सहचारी है। उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। कथन विधि में प्रायः हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है और वे हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, चौथा है आवृत्ति, 5वां है प्रयोग। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। और अब चलते हैं अपने छठे विधि के तरफ। अब हमारी छठी विधि जो है वो है प्रश्नोत्तरी विधि, और इसे हम सुकराती विधि के भी नाम से जानते हैं। और क्योंकि इसका जो प्रतिपादन किया वो सुकरात ने किया था, इसलिए हम इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है और इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किया जाता है और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए और इसमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता एवं महत्व को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान का उससे जो संबंध जोड़ना होता है, हम उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे कितनी जानकारी रखते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये आप प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा जान सकते हैं। दूसरा जो है यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। तीसरा है बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके विवरण हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए। और उसके बाद इसमें आपको सब पार्ट्स हैं, जो कि है सबसे पहला प्रश्न की भाषा स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए, जिससे कि छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके। दूसरा जो है वो है प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। और तीसरा है प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए।
चौथा है कि प्रश्नों का क्रम तर्कसंगत होना चाहिए, जिससे कि आपको बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। ओके। इसके बाद हमारा जो 7वां विधि है वो है करके सीखना। जब से बालक मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन छात्र हैं, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उसके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जाती हैं, जैसे शोध विधि, योजना विधि, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। ओके। तो इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग से ही मानी जाती है, इसलिए ये जो हमारी शिक्षण विधि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो 8वीं विधि है वो है शोध विधि, और जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता है, और उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग के द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे कभी भी कोई भी इंसान बता नहीं सकता, उसे बताया न जाए। क्लियर। और इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान के शिक्षा में किया जाता था, सबसे पहले जो है वो विज्ञान की शिक्षा में ही किया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे गणित में, भूगोल में और अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। हमारी अगली विधि जो है वो है प्रोजेक्ट विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है, और इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है, और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। और इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। ठीक है। आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दें। हमारी जो अगली योजना है वो है डाल्टन योजना। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्क्सटन ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है।
वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य, जिसे हम असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। ठीक है, छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। कार्य अनुवृत्तियों में बांटा रहता है। जितनी अनुवृत्ति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी का उल्लेख उसके रेखा पत्र यानी कि ग्राफ कार्ड पर किया जाता है। एक मास का पूरा हो जाने पर दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है और इस प्रकार छात्रों की उन्नति उनके किए हुए कार्य पर निर्भर करती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेकों रूपांतरण हुए हैं, जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएं। डिक्रॉली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए। ठीक है, इस प्रकार हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।